चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के पहले हम लोग ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। यूनिट नंबर 3 वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इट वाज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। उसमें अपन ने क्या पढ़ा? दैट 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी अपना हो चुका है, ठीक है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इतना बड़ा था, 18 से लेके 26 नंबर तक सेक्शन था, ओके। ये सारी चीजें अपन ने की। इसमें 4 केसेस थे, याद है ना तुम लोग को? 4 केसेस। सबसे पहले प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू बी पास, फिर अनसर्टेन गुड्स, उसके बाद सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, एंड लास्ट क्या था तुम्हारा? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। फिर हम लोग ने ये देखा दैट रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी। मतलब क्या? जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो रिस्क भी चली जाती है फ्रॉम सेलर टू द बायर। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, ये जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। कोई जो खुद ओनर ही नहीं है, क्या वो ट्रांसफर कर सकता है टाइटल को? नॉर्मली तो नहीं कर सकते, बट यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। इन जनरल seller can only sell such goods of which he is the absolute owner, but sometimes a person may sell goods of which he is not the owner. तो कब कब ये अलाउ किया जाता है? सो देखना ध्यान से। The general rule regarding transfer of title is that the seller cannot transfer a better title to the buyer for goods than he himself has. मतलब क्या? आज अगर मेरा खुद का कोई सामान रहेगा तब जाके मेरे पास वो हक है कि मैं वो सामान किसी और को बेच सकता हूं और किसी और बायर को एक लीगल बायर बना सकता हूं। व्हेन आई हैव टू बी अ लीगल सेलर, नो। बट सपोज मैंने किसी का सामान चोरी किया हुआ था और वो मैंने बेच दिया, क्या मुझे हक था वो सामान बेचने का? नहीं था। सो देखो क्या बोला है, इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स देन द बायर ऑल्सो विल नॉट बिकम द ओनर। दैट इज द टाइटल ऑफ बायर शैल बी द सेम एज दैट ऑफ द सेलर। चोर के पास से लिया हुआ सामान भी तो चोरी का ही होता है, तो क्या उसको कोई ओनरशिप मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो ये रूल कहां पर बताया? लैटिन मैक्सिम में बताया, नेमो डाट कॉड नॉन हैबिट। मतलब क्या? नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। मतलब आज अगर जो सेलर है, जो सेलर ने चोरी करके सामान लिया है, उसके पास खुद के पास लीगल ओनरशिप नहीं है, तो क्या वो लीगल ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। Is this crystal clear everyone? Understood? अब देखो, if this rule is enforced rigidly, then innocent buyers। अब मुझे बताओ इसमें नुकसान किसका हो? जैसे let's take for example, हर्ष ने मेरा आईफोन चोरी कर लिया और वो आईफोन उसने जाके बेच दिया सोहम को, ठीक है। अब मैंने तो पुलिस में केस डलवाया और आईफोन है तो आईफोन ट्रेस हो गया और सोहम के पास से आईफोन मिला, सोहम को जेल में डाल दिया, उसको बहुत पिटाई की, उसको मारा, ठीक है। उसको 10 साल की सजा सुनाने वाले थे, वहां पर ही सोहम ने बोला रुको रुको, मेरी गलती नहीं, मैंने तो 50,000 रुपये देकर हर्ष से लिया है। तो अब इसमें असली चोर कौन है? हर्ष है। बट क्या उसका मतलब ये फोन सोहम का हो गया? नहीं, ये फोन तो मेरा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब इसके ना मुझे एक बात बताओ, इसमें गलती असली बायर की है या नहीं है? नहीं है, फिर भी नुकसान उसको भुगतना पड़ा ना। So if this rule is enforced rigidly, then innocent buyers may be put to loss in many cases, ठीक है। अब इसलिए बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सेप्शंस बनाए हैं। कौन से एक्सेप्शंस है वो हम एक्सेप्शंस पढ़ने वाले। मतलब इन दिस केस अ नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ वैल्यू। मतलब क्या? क्या सोहम को मालूम था कि हर्ष चोर है? क्या सोहम को पता था ये फोन चोरी किया हुआ है? आज कैशिफाई से भी लोग सेकेंड हैंड फोन खरीदते हैं ना, तो उन्होंने तो पैसा दिया है, तो उन्होंने तो गुड फेथ में खरीदा ना। भले चोर हर्ष है, बराबर, चोर कौन है? हर्ष है, बट सोहम ने तो चोरी नहीं की है, तो सोहम बिकम्स अ लीगल ओनर। ये उसके एक्सेप्शंस है, ठीक है। ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था? ऊपर अपन ने पढ़ा था कि सेल बाय अ पर्सन नॉट द ओनर, तो बायर ओनर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि कब कब जो भी बायर है उसने अगर गुड फेथ में पैसा दिया है तो वो ओनर बन जाता है। ये उसके एक्सेप्शन अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मतलब क्या? जब भी मर्केंटाइल एजेंट गुड्स बेचता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ओनरशिप पास हो जाती है बायर को इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहला,
इफ ही वॉज इन द पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर. एजेंट ना, मर्केंटाइल एजेंट, नॉट द ओनर. तो अगर एजेंट गुड्स बेचता है तो जो भी बाय, जैसे सपोज हर्ष मेरा एजेंट होता, बराबर, मर्केंटाइल एजेंट मतलब जो बिजनेस करता है. यस यस यस, एजेंट याद रखो तुम. हर्ष मेरा एजेंट था, उसके पास मेरा सामान पड़ा हुआ था, ठीक है, मैं जो भी गुड्स वगैरह ट्रेड करता हूँ, उसने वो क्या कर दिया, सोहम को बेच दिया सामान. तो कहना से इसमें सोहम की तो कोई गलती नहीं है. तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हर्ष के पास पोजेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए और वो गुड्स मैंने ही उसको दिए होने चाहिए. ऐसा नहीं कि वो मेरे पास से चोरी करके लिख कर गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दूसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने क्या किया होना चाहिए, सेल करना चाहिए. एंड तीसरा क्या बोला है, बायर ने गुड फेथ में वो पर्टिकुलर गुड्स लेना चाहिए. इज दिस क्लियर एवरीवन. और उसको पता नहीं होना चाहिए कि एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है सेलिंग की. ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या जो गुड्स सोहम को मिले, क्या वो उसका मालिक नहीं होगा, ऐसा रहेगा क्या? ही विल बिकम अ लीगल बायर, नो. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी. So mercantile agent means an agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign. ये जो अपन ने आगे mercantile agent का definition देखा था ना, सेम definition है. ऐसा एजेंट जो या मेरे बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे या कोई भी सामान खरीद सकता है या बेच सकता है. इज दिस क्लियर एवरीवन. अंडरस्टूड. सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. तो जब भी सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट होता है तो बायर को लीगल टाइटल मिल जाता है अगर तीन कंडीशन मर्केंटाइल एजेंट सेटिस्फाई करता है. सबसे पहले उसके पास पोजेशन होना चाहिए मेरे गुड्स का और वो गुड्स मैंने खुद ने उसको देने चाहिए. दूसरा क्या है कि उसने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन करना चाहिए. एंड तीसरा, बायर ने गुड फेथ में आकर भरोसा किया एजेंट पे और उसने वो गुड्स खरीद लिया. इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्या बोला है, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स. सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सारे जॉइंट ओनर्स नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इधर का ये पूरा कीबोर्ड, ये पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, वो हम तीन टीचर्स का मिलाकर है, मेरा, शर्मा सर और सपोज इंटर में एक बहुत फेमस फैकल्टी है पटेल सर. तो हम तीनों का अगर सपोज मिक्स्ड है ओनरशिप, और शर्मा सर ने क्या किया, हमारे तीनों के बिहाफ पे उन्होंने क्या कर दिया, सामान को बेच दिया, ये पूरा सिस्टम बेच दिया. तो मुझे एक बात बताओ, जिसने भी ये खरीदा, सपोज हर्ष ने सिस्टम खरीद लिया, तो हर्ष को पता था क्या कि सपोज शर्मा सर को अथॉरिटी नहीं थी सिंगल या सोलली डिसीजन लेने की? वॉज ही अवेयर? नो. सो क्या बोला है, इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स हैज द सोल पोजेशन ऑफ गुड्स बाय परमिशन ऑफ द को-ओनर्स, the property in the goods is transferred to any person who buys them from such joint owner in good faith and has not at the time of contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. Is this crystal clear everyone? Example देखो, A, B and C are three brothers and joint owners of a TV VCR with the consent of B and C. The VCR and TV was kept in the possession of A. मतलब क्या, तीन ओनर थे, तीन भाई थे, ABC. अब बी और सी के कंसेंट से वो टीवी और वीसीआर किसके पास रखा था, ए के पास रखा था. अब ए ने क्या कर दिया, वो टीवी एंड वीसीआर पी को बेच दिया, जिसने गुड फेथ में खरीदा विदाउट एनी नोटिस, कि ए के पास तो अथॉरिटी नहीं थी बेचने की. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पी की कोई भी गलती है क्या? नहीं है. सो पी को तो गुड टाइटल मिल जाएगा, मतलब ही इज द लीगल ओनर. गुड टाइटल मतलब ही इज द लीगल ओनर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या बोला है, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? यस, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी. अब सुनना ध्यान से. X fraudulently obtains a diamond ring from Y. अब देखो, ये जो मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था ना, वो वाला. This contract is voidable at the option of Y. But before the contract could be terminated, X sells the ring to Z, an innocent purchaser. Z gets a good title and Y cannot recover the ring from Z even if the contract was subsequently set aside. जैसे मुझे एक बात बताओ, जो मैंने तुम लोग को बताया था, हर्ष ने मेरा फोन चोरी कर लिया और वो उसने सोहम को बेच दिया. सोहम से पैसे खरीद लिए क्या, सोहम से पैसे ले लिए. अब क्या मैं सोहम से वो फोन ले सकता हूँ? सी, नॉर्मली तो सब ले लेते हैं, बट ये एक्सेप्शन अपन पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर सोहम के पास गुड टाइटल है क्योंकि इसने क्या किया था, चोरी कर ली थी.
अब थेफ्ट में ना नॉर्मली प्रॉपर्टी मिल जाती है, बट सपोज इसने मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया या फ्रॉड किया या कोअर्जन किया, इन दैट केस सोहम की इसकी कोई भी गलती नहीं है। सोहम ने तो पैसे दिए ना फोन के, और फिर उसने लीगली फोन को खरीदा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या हो रहा है यहाँ पर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल बाय वन who has already sold the goods but continue the possession thereof. जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, सुनो, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टपरवेयर की बॉटल कायनात को बेची है 200 रुपये में। ऐसे मैंने 50 बॉटल बेची। कितनी बेची है? 50। अब बट कायनात ने मुझे क्या बोला कि आप थोड़े दिनों के लिए अपने पास ही रखो बॉटलों को, मैं आऊँगी बाद में डिलीवरी लेने के लिए। अब मीनवाइल हर्ष आता है और हर्ष को मैंने उसमें से 20 बॉटल बेच दी। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो 50 बॉटल थी वो तो ऑलरेडी सोल्ड थी, बट फिर भी उसमें से मैंने क्या किया, 20 बॉटल हर्ष को बेच दी। हर्ष ने मुझे पैसे भी दे दिए। क्या हर्ष के पास डिफेक्टिव टाइटल जाएगा या लीगल टाइटल जाएगा? लीगल टाइटल जाएगा। इज दिस क्रिस्टली क्लियर? एग्जाम्पल देखो, ड्यूरिंग IPL मैच पी बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम आर। पी ने क्या खरीदा? एक टीवी खरीदा। आर अग्रीज टू डिलीवर द सेम टू पी आफ्टर सम डेज। In meanwhile, R sells the same to S at a higher price. R ने क्या खरीद लिया? सॉरी, R ने क्या किया? सेम टीवी S को बेच दिया at a higher price. Who buys in good faith and without knowledge about the previous sales. फिर भी S को गुड टाइटल ही मिलेगा। जैसे मेरे एग्जाम्पल में, क्या हर्ष को पता था कि ये बॉटल्स कायनात की है? नहीं ना, तो झोल तो मैंने किया, तो उसमें बायर की कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट केस क्या बोलता है? सेल बाय बायर obtaining possession before the property in the goods has vested in him. इसका मतलब क्या होता है? सुनना, ध्यान से सुनो। सेल बाय बायर, सेल बाय बायर, बायर ने बेच दिया, और बिफोर ऑब्टेनिंग, ठीक है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया था, सत्यम जो है ना, सत्यम, उसके कपड़े बनाने की बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, मतलब वो अच्छे अच्छे टी शर्ट वगैरह बनाता है। मैं एक रिटेलर हूँ, रिटेलर मतलब एक मेरी छोटी सी दुकान है। अब मैंने क्या किया कि सोहम आया था मेरी दुकान में और बोलता है कि मुझे ना अच्छे वाइट कलर के टी शर्ट्स चाहिए, प्लेन वाइट टी शर्ट्स, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने सोहम को 50 टी शर्ट बेचने का एक बिल बना दिया, ठीक है। अब हर्ष क्या, सत्यम ने तो अभी तक मुझे वो डिलीवरी नहीं किया था। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया? सेल बाय अ बायर, आई एम अ बायर फॉर सत्यम, ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम्पल देखो तो और समझ में आएगा। फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड टू बी अंडर एन अग्रीमेंट दैट द प्राइस वॉज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। द फर्नीचर टू बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ बी ऑन पेमेंट ऑफ द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, बट बी सोल्ड द फर्नीचर बिफोर सेकेंड इंस्टॉलमेंट वॉज पेड. It was held that the B acquired a good title. Are you getting my point? अब देखो, वो जो सत्यम के पास से मुझे जो टी शर्ट आएगा वो मैंने ऑलरेडी सोहम को बेच दिया है। क्या अभी तक मैंने सत्यम को पेमेंट किया? नहीं किया। बट सपोज मैं क्या करता हूँ, सत्यम को पेमेंट नहीं करता, तो सत्यम क्या सोहम के पास जाएगा वो टी शर्ट्स वसूल करने के लिए? नहीं जाएगा, क्योंकि सोहम से तो मैंने पैसे ले लिए हैं। तो सोहम हैज एक्वायर्ड द टाइटल इन गुड फेथ, ठीक है, अ गुड टाइटल। इज दिस क्लियर? ये केस लॉ भी था, ली वर्सेस बटलर। ये एग्जाम्पल जो है ना, तुम लोग को एग्जाम्पल समझ में आया क्या? किसको नहीं समझा एग्जाम्पल? कायनात तुझे समझा एग्जाम्पल? चल झूठी सीधी बैठ, क्या समझा एग्जाम्पल बता मुझे। अग्रीमेंट था बी के साथ, हाँ, तो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। हायर परचेज था बेसिकली। हाँ। जब तक वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगा तब तक वो ओनर बनेगा क्या? नहीं। फिर बी ने बेच दिया दूसरे को, हाँ, कोई भी थर्ड पार्टी को, यस, बिफोर ही पेड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यस और नो। तो अब वो सामने वाली पार्टी को थोड़ी पता था कि ये अभी तक ओनर ही नहीं है, तो जिसने भी वो फर्नीचर खरीदा उसको एक गुड टाइटल मिल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो, बट इधर ना ये जो हायर परचेज वाला होता है ना, हायर परचेज, उसमें ऑप्शन टू बाय इज नॉट कवर्ड विद इन द सेक्शन अनलेस इट अमाउंट्स टू सेल, ठीक है। तो हायर परचेज वाला यहाँ पर इतना एग्जाम्पल नहीं आता है। देखो ना, एक एग्जाम्पल देते हैं।
A took a car from B on the condition that A would pay a monthly installment of 5,000 as higher charges. भाड़ा देगा. With an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installment. तो जब उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट खत्म होगा तब जाकर वो उसका क्या बनेगा? ओनर बनेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब देखो, आफ्टर अ पेमेंट ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट ए सोल्ड द कार टू सी. ए ने क्या किया? जो गाड़ी था वो सी को बेच दिया. बी कैन रिकवर द कार फ्रॉम सी. ए हैड नाइदर बॉट द कार नॉर ही हैड अग्रीड टू बाय द कार. वो तो भाड़े पे था ना, इसलिए वो कंप्लीट हायर परचेज वाला नहीं आएगा. सुन ध्यान से, भाड़े पे, आज सपोज मैं किसी के घर पे रह रहा हूँ भाड़े पे, ठीक है, क्या वो घर का सौदा मैं कर सकता हूँ? नहीं, मैं ओनर ही नहीं हूँ. आई एम अ टेनेंट ना. जैसे यहाँ पर हायर परचेज में क्या होता है, 5,000 वो भाड़ा दे रहा था और उसको बी ने क्या बोला कि अगर तुझे खरीदना है तो तू 1 लाख के, मतलब 1 लाख रुपए को 24 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के दे दे. अब जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा तब तक क्या ओनर बन पाएगा? प्लस ही इज यूजिंग इट एज ऑन रेंट. तो असली में तो ओनरशिप किसकी है? ए की है ना, सॉरी बी की है. किसकी ओनरशिप है? बी की है. मतलब जो गाड़ी का ओनर है वो असली ओनर है, जो उसको भाड़े पे यूज कर रहा है वो ओनर नहीं बनता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमको पता है ये जितनी सारी ओला है ना, ओला बोलो या ऑटो रिक्शा बोलो, उसके ओनर्स अलग होते हैं और भाड़े पे कोई और चलाता है. अब वो लोग हर महीने उसका भाड़ा देते हैं. तो अब क्या वो एक दिन रिक्शा बेच देगा तो चलेगा क्या? और फिर उधर बायर इनोसेंट, कितना भी इनोसेंट बायर हो, फिर भी ओरिजिनल जो ओनर है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हर्ष की रिक्शा है, वो हर्ष की रिक्शा सोहम चलाता है. सोहम ने क्या किया? सोहम हर महीने उसको भाड़ा देता है और एक दिन उसने क्या किया? वो रिक्शा सत्यम को बेच डाला. क्या सत्यम को गुड टाइटल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सोहम खुद उसको भाड़े पे चला रहा था. क्या सोहम ने अग्री किया था कि मैं रिक्शा खरीद लूंगा? नहीं. क्या सोहम ने ऐसे बोला था कि रिक्शा मेरी हो गई? क्या उसने पूरा 1 लाख रुपया दे दिया था? नहीं दिया था ना. तो नाइदर ही बॉट इट नॉर ही अग्रीड टू बाय इट. इन दैट केस सोहम इज जस्ट अ, बोलते हैं ना, रेंटल वाला पर्सन, और यू नो ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑन हायर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का समझ में आया? नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल. अब एस्टॉपल के केस में तो तुमको पता ही है एस्टॉपल कितनी बार अपन ने देखा है. देखो, ए सेड टू बी अ बायर इन द प्रेजेंस ऑफ सी दैट ए इज द ओनर ऑफ द हॉर्स, बट यहां पर सी रिमेन साइलेंट दो द हॉर्स बिलोंग टू हिम. अब देखो, ए कौन है? सेलर है. बी कौन है? बायर है. और सी जो असली मालिक है घोड़े का. बी बॉट द हॉर्स फ्रॉम ए. हियर द बायर बी विल गेट अ वैलिड टाइटल टू द हॉर्स इवन दो द सेलर ए हैड नो टाइटल टू द हॉर्स. क्या असली मालिक ए था? नहीं, सी था. बट सी चुप रहा ना. सी क्या रहा? चुप रहा. उसको बोलना चाहिए था कि मैं ओनर हूं, बट उसने नहीं बोला. अब बी ने तो भरोसा कर लिया कि ए का घोड़ा है. गेटिंग माई पॉइंट? In this case, C by his own conduct is prevented from denying A's authority to sell the horse. Here, C's silence is induced B to believe that A is the owner of the horse. Understood? Next, sale by an unpaid seller. Unpaid seller मतलब ऐसा seller जिसको अभी तक पैसा नहीं मिला है. तो क्या करेगा? Exercise the right of lien. अपन ने देखा था ना lien, या तो फिर stoppage in transit. जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं. हर्ष ने मेरे को बोला था कि सर आपका केक का दुकान है, तो आप एक काम करो 50 केक भिजवा दो, ठीक है, मेरे पापा का 50th बर्थडे है. तो उसने बोला चलो 50 केक. मैंने बोला ठीक है. अब हर्ष ने मुझे 25 केक का पेमेंट कर दिया था, बाकी का 25 उसने नहीं किया. तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको 1-2 बार पूछूंगा, भाई तू दे रहा है ना पैसे? दे रहा है ना? नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ 25 केक ही उसके पास डिलीवर करवाऊंगा, बाकी की 25 केक में यू टर्न मरवा कर, मतलब आई विल आस्क माई डिलीवरी गाय टू रिटर्न इट बैक टू मी. Is this clear everybody? Understood? अब सेल अंडर प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट. ये बहुत सारे दूसरे भी एक्ट होते हैं ना. जैसे देखो, सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी विल गिव द परचेजर अ वैलिड टाइटल. बराबर. जैसे पता है, सपोज सोहम कंगाल हो गया, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी क्या कर दी? बेच दी. तो जिसने भी वो प्रॉपर्टी खरीदी उसको क्या मिल जाएगा? वैलिड टाइटल मिल जाएगा. अब सपोज जब सोहम की प्रॉपर्टीज बेची, उसमें कुछ प्रॉपर्टी चोरी की हुई थी, या तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, स्टिल द बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल. परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स. अपन ने पता है फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ा था.
बराबर। वो ट्राई करेगा ओनर को ढूंढने को, बट अगर ओनर नहीं मिला और अगर गुड्स पेरिशेबल हो गए तो उसको क्या करना पड़ेगा, बेच देना पड़ेगा। तो अगर फाइंडर ऑफ गुड्स के पास से अगर किसी भी बायर ने कोई भी सामान खरीदा है तो उसको भी क्या मिल जाएगा, वैलिड टाइटल मिल जाएगा। फिर सेल बाय अ पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर। प्लेज के केस में भी तुमको पता है ना, प्लेज या पॉनी अगर कोई गुड्स बेच देता है तो बायर को क्या मिल जाता है, वैलिड टाइटल मिल जाता है। पूरा अच्छे से समझ में आया। अपन ने क्या सीखा अभी, सेल बाय अ नॉन ओनर, सेल बाय अ नॉन ओनर या ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय अ नॉन ओनर। ए नॉर्मली मुझे एक बात बताओ, जिसके पास खुद लीगल ओनरशिप नहीं है, क्या वो लीगल ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या देखा अपन ने, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, उसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, उसने गुड्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचे होने चाहिए, एंड बायर ने गुड फेथ में एक्ट किया होना चाहिए। फिर क्या बोला है, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। अब बायर को पता ही नहीं है कि सपोज एक जॉइंट ओनर जिसने बेचा उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो बायर विल हैव अ गुड टाइटल। फिर तीसरा क्या बोला है, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, सॉरी इधर एक और है, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी ने बेच दिया है सामान, ठीक है, तो बायर की इसमें कोई भी गलती नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड। फिर सेल बाय द वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजीशन देयरऑफ, तो क्या इसमें भी बायर की गलती है, नहीं है। फिर अपन ने देखा सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कहना से अपन ने देखा था कि जब तक वो पूरे प्राइस पे नहीं कर देता है, देखो फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड टू बी अंडर एन अग्रीमेंट दैट प्राइस वॉज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। तो जब वो खुद ही ओनर नहीं बना है तो क्या वो दूसरे को गुड टाइटल दे सकता है, नहीं दे सकता। इज दिस क्लियर एवरीवन। बट अब यहां पर क्या है ना, हायर परचेस और ये वाला केस अलग है। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है कि हम चला लेंगे, बायर की इसमें कोई भी गलती नहीं है, झोल किसने किया है, सेलर ने किया है। फिर एस्टॉपल, एस्टॉपल मतलब अगर सेलर खुद ही चुप बैठता है और थर्ड पार्टी उसके सामान को बेच देता है तो इसमें सेलर कुछ भी नहीं करेगा, तो सेल बाय नॉन ओनर हो जाएगा। एंड सेल बाय एन अनपेड सेलर, अगर पैसा नहीं दिया या तो पॉनी या तो फिर ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, मतलब वो गुड्स को जब्त करके रखेगा अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया है तो। इज दिस क्लियर एवरीवन, ओके। बट ओरिजिनल बायर ने पेमेंट नहीं किया है तो, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्ष ने क्या किया था, उसके कुछ गुड्स मेरे यहां पर गिरवी रखे थे और मेरे पास से लोन ली थी। अब मैं कौन था, मैं तो बस एक प्लेजी था, ठीक है। बट ऐसा होता है कि उसने मेरे लोन का पैसा नहीं चुकाया, तो मैं क्या करूंगा, उसके गुड्स बेच डालूंगा। अब सपोज वो गुड्स सोहम ने खरीद लिए तो सोहम को तो गुड टाइटल मिल ही जाएगा ना। गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर एवरीवन। फिर ये कुछ अलग और से भी प्रोविजंस है, जैसे ऑफिशियल रिसीवर वाला हो गया, फिर फाइंडर ऑफ गुड्स एंड पॉनी वाला केस। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी। चलो फटाफट स्टार्ट राइटिंग। पहले इधर जितना हाईलाइट किया उतना लिखो, हेडिंग दे दो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स।
तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि बस खत्म करने के लिए बोल रहे हो? हाँ? तो कभी कभी तो तुम मुझे ऐसे देखते हो ना जैसे मुझे लगता है zombies बैठे हैं सामने। तुम्हारे बैच का नाम zombies रखना चाहिए। You know what's a zombie, सत्यम? You are a zombie. इसके पेपर कैसे जा रहे हैं? ध्रुव और वो कौन था दूसरा? आदित्य। आदित्य ना? आदित्य। अच्छा उसका नाम आदित्य है। मैं क्यों उसको आदित्य बोलता हूँ? तुम जो भी बनाना चाहते हो, है ना? जो बोला था मेरा नाम आदित्य है। आदित्य बोला था आपने, गलत था। तो मैं उसको आदित्य आदित्य करता था। हाँ। सब मेरी स्पीड को नजर लगेगी सब। थक गया। कितने पेजेस लिखे तुम लोग ने लॉन्ग में? खतरनाक हो तुम लोग सच्ची। मजा आया कि नहीं आया सच बताना? विश्वास तो पढ़ा था तूने किया है? अरे वाह, कौन सा रहा? ये तो मेरे वॉचमैन को भी पता है कौन सा रहा मतलब। वो भी मुझे बोलता है बिया बिया। नहीं सिर्फ बिया भी बोलते हैं। मेरे घर में फ्रेंड्स के बच्चे आते हैं ना, मेरा वॉचमैन पूछता है कि मुझे सिखाओगे क्या फ्रेंच? जर्मन लैंग्वेज के लिए पागल भी है। चुप रहे, फ्रेंच में बहुत पैसा है, समझा ना? फ्रेंच लोग भी अच्छे रहते हैं। फ्री में जाके चलो ये लिख दिया तुम लोगों ने। अभी आगे लिखो एक्सेप्शंस। अच्छा एक मिनट रुको रुको, ये लाइन भी लिखना। इफ दिस रूल इज इन्फोर्स्ड रिजिडली देन इनोसेंट बायर्स मे बी पुट टू लॉस इन मेनी केस। फिर लिखना एक्सेप्शंस इन द फॉलोइंग केस। ये बाहर रखना ना बैठ के।
ये हो गया। अब लिखो पॉइंट नंबर ए, लिखो पोजेशन ऑफ गुड्स विथ कंसेंट ऑफ ओनर। मैं जैसे बोलता हूं वैसे लिखो, पोजेशन ऑफ गुड्स विथ कंसेंट ऑफ ओनर। फिर पॉइंट नंबर बी लिखो, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड तीसरा सी पॉइंट लिखना, बायर एक्टेड इन गुड फेथ। फिर अभी लिखो पॉइंट नंबर 2 लिखो, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। पूरा ही लिखना पड़ेगा, उसके नीचे पॉइंट नंबर 3 भी पूरा लिखना पड़ेगा। समझ के लिखना, सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने के बाद का समझ लो।
पॉइंट नंबर 4 लिखो। पूरा नहीं लिखना है, रुक जाओ। डन विद दिस। पॉइंट नंबर 4 हुआ। अपन क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। समझ में आ रहा है ना? क्या समझा? सो हाउ? सर मुझे जो समझा है वो मैं आपको नहीं समझा सकता, है ना? जब जब ट्रांसफर हो जाता है गुड टाइटल, गुड टाइटल, गुड वैल्यू बोलता है। हे देवा, गुड टाइटल। आई जस्ट इमेजिन अगर मैं तुम लोग को लॉ ना लिखवाता तो क्या होता तुम्हारा? मतलब ऐसा होता कि जब लॉ खत्म हो जाता ना सिलेबस, तो तुमको कुछ वर्ड्स भी याद नहीं रहते, है ना? क्या लगता है तुम लोग को, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखवाता तो सब याद रहता क्या? चांसेस है क्या? व्हाट डू यू थिंक सोहम? वुड यू रिमेम्बर? क्या लिखा हुआ? चलो ये हो गया। सच में ज़ॉम्बी हो रहे तुम लोग। 5th पॉइंट लिखो। पूरा लिखो, समझ के लिखो रे।
ना, ज़्यादा मत खा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। पर अच्छा लगता है ना इससे, डार्क चॉकलेट खाने थोड़ा ठीक मिलता है, मेन और जाता है वो वाला ठीक नहीं रे सत्यम ये वो वाला किक समझ रहा है। ये बच्चे रहने दे। और जब मैं एग्जाम्पल दे रहा था तब पता चल गया स्मोक ना हाउ मेनी मिनट become कितना कम अभी 25, 6, पहले more than 20. 120 Change the change. बट ये सस्ता 10 रुपीज़ That's 20. हर्बल सिगरेट्स में आते हैं Non-nicotine. आप वो पी लेंगे ना Simple one. मुझे इसमें पी के क्या मिलता है क्या मिलता क्या बता ठीक नहीं कितने देर के ठंडा कर देते ठंडा करता है अभी के गरम है क्या वैसा ठंडा मैंने स्लो डाउन मुझे तो समझ में नहीं आता लोग ठोकते तो करता है तो करता है हाइड्रेटिंग का हम तो पान खाते हैं निकला मैं नहीं खाता James vocational drink vocational सिगरेट छोड़ता इसलिए बोलो निकोटीन लेस वाला सब छूटेगा वरना I'm not agree छोड़ दो छोड़ नहीं कल से मत पीना ठीक है ये मेरा बॉक्स वाला आइटम है बॉक्स ले तो खत्म हो जाता है इससे अच्छा सिंगल चलो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल वाला लिखो बस जितना हाईलाइट किया उतना ही लिखना एंड सेवेंथ वाला पॉइंट भी लिखो 6th एंड 7th कुछ नहीं बोलता के साथ सीधे वन उससे पहले वेट एंड मुक्का 11 कहूँगा इसलिए जीत के लगे के सब कुछ का 20 से 5 पे 5 से 0 पे आज दिन भर नहीं उठते सोने पड़े ना जाए मुझे तो आइडिया आती है रात भर नहीं उठा रात भर क्या सुबह 6 बजे
हो गया? ये लिख दो पॉइंट नंबर 8, ये पूरा लिखना। नहीं रुको, मैं जैसे बोलता हूं वैसे लिखो। सेल अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स, सेल अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स, उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो। जितना हाईलाइट किया बस उतना ही लिखते जाना, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में। पेजेस लिखना है। चलो now let us go to the next and the last part of this unit, that is performance of contract of sale. ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मुझे एक बात बताओ, द मोमेंट सेलर ने डिलीवर कर दी गुड्स, कहने से उसने परफॉर्म कर दिया अपना पार्ट, वही होता है ना। सो द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंप्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब क्या, सेलर गुड्स डिलीवर कर रहा है, बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है और बायर सामने पे कर देता है, तो बात खत्म ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर देम बाय द बायर इन अकॉर्डेंस टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सबसे पहले अपन देखने वाले डिलीवरी मतलब क्या होता है। तो डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मुझे एक बात बताओ, डिलीवरी के लिए क्या फिजिकल पोजेशन होना जरूरी है? नहीं।
buyer should be placed in a position so that he can exercise his rights over the goods. ठीक है, मतलब क्या, if the possession is taken through unfair means there is no delivery of goods. Delivery of goods sold may be made by doing anything which the party agrees. मतलब क्या, या तो मेरे को मत दो, ठीक है, मेरे किसी एजेंट को डिलीवर कर दो तो भी डिलीवरी हो जाएगी. Shall be treated as delivery or putting goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf. Is this clear? इसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी. तुमको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिलीवरी का मीनिंग याद रखना. और अनफेयर तरीके से अगर तुम लोग ने डिलीवरी लिया तो डिलीवरी नहीं माना जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सोचो ना, अगर तुम लोग ने ऐसा कर दिया, अमेजोन से कैश ऑन डिलीवरी पे पार्सल मंगवाया, वो भाई साहब से पार्सल ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया, वो तो डिलीवरी अनफेयर मीन्स से लिया ना. अरे पैसा तो देना पड़ेगा ना. बिना पैसे लिए तुमने क्या कर दिया, दरवाजा उसके मुंह पे पटक दिया. ऐसा चलता है क्या? नो. सो दैट इज एन अनफेयर वे ऑफ टेकिंग द डिलीवरी एंड हेंस इट डज नॉट अमाउंट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स. अब देखो, डिलीवरी 3 टाइप का होता है. एक होता है एक्चुअल, एक होता है सिंबॉलिक, एक होता है कंस्ट्रक्टिव. ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है. हम लोग ने पढ़ा है ना डिलीवरी के टाइप्स, एक्चुअल डिलीवरी, फिर सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर. मुझे एक बात बताओ, सेलर की ड्यूटी क्या है? गुड्स को डिलीवर करना. अब जब गुड्स वो लेकर आया है तो बायर का काम क्या होता है? उसको चुपचाप एक्सेप्ट करना. यस और नो? सो उसके बाद पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस. कॉन्करेंट कंडीशन मतलब क्या? देखो, या तो सेलर बोलेगा कि तुम मुझे पेमेंट करो, मैं डिलीवर करता हूं, या तो बायर क्या बोलेगा, तुम डिलीवर करो, मैं पेमेंट करता हूं. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये चीज यहां पर बोलिए, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस. अब इंपॉर्टेंट है ये रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स. तो यहां पर कुछ रूल्स है. सबसे पहला रूल क्या बोलता है? डिलीवरी होना चाहिए. सबसे पहला क्या होना चाहिए? डिलीवरी. सो डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टी अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी. इज दिस क्लियर? मतलब कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, बिल्डर को मैंने पूरा पैसा दे दिया फ्लैट का, बिल्डर ने सिर्फ मुझे चाबी दे दी, उसको क्या बोलेंगे अपन? वो भी डिलीवरी हो गया ना, उसने घर दे दिया मुझे. यस और नो? या तो अभी तक उसने मुझे घर की चाबी नहीं दी है, बट उसने पेपर्स जो है वो मेरे नाम के बना दिए, तो आई एम द ओनर, ही हैज डिलीवर्ड मी द गुड्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? इन शॉर्ट, या तो पोजेशन मिल जाना चाहिए या तो ओनरशिप मिल जानी चाहिए. नॉर्मली क्राइटेरिया होता है पोजेशन. द मोमेंट द पोजेशन इज रिसीव द डिलीवरी इज डन. पोजेशन कौन रिसीव करेगा? बायर ना. यस और नो? आज सपोज मैंने रुस्तम जी बिल्डर्स का एक फ्लैट खरीदा, उन्होंने मुझे घर की चाबियां दे दी, मैंने उनको पैसे दे दिए थे, तो अब मुझे क्या मिल गया? घर की डिलीवरी मिल गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नेक्स्ट इज पार्ट डिलीवरी. पार्ट डिलीवरी मतलब क्या? पूरा डिलीवर नहीं किया है, ठीक है, आधा अधूरा डिलीवर किया है, या तो कुछ पार्ट्स डिलीवर कर दिए. जैसे फॉर एग्जांपल, हर्ष मेरे पास से 50 बॉटल का ऑर्डर लेकर गया, मतलब ऑर्डर देकर गया था. उसमें से 10 बॉटल मैंने उसको तभी के तभी दे दी थी ऑन स्पॉट, और 40 मैंने बोला था बाद में दूंगा. तो मतलब क्या पार्ट डिलीवरी मैंने आज कर ली, तो आई एम स्टिल लायबल टू पे हिम 40 बॉटल्स, राइट? यस और नो? देखो, certain goods lying at wharf were sold in a lot. The seller instructed the wharfinger to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer thereafter accepted them and took away part. Held there was delivery of the whole. अब सुनना ध्यान से. A delivery of part of the goods in progress of the delivery of the whole has the same effect. मतलब for the purpose of passing the property in such goods as delivery of the whole, but a delivery of the part of the goods with an intention of serving it from the whole does not operate as delivery of the remainder. मुझे एक बात बताओ ना, 50 का ऑर्डर दिया था इसने, उसमें से मैंने 10 दे दिया, तो क्या बाकी के 40 भी डिलीवर्ड हो गए क्या? नहीं, वो 40 तो डिलीवर करने बाकी है ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? जब तक मैं पूरे के पूरे 50 क्वांटिटी डिलीवर नहीं करूंगा, तब तक क्या वो पूरा डिलीवरी खत्म होगा? नहीं होगा. इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी. ए बायर को मांगना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर ऑफ गुड इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी. अच्छा, एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आज के आज मुझे डिलीवरी मिल जाएगी. मतलब क्या, वो लोग बोलते हैं ना कभी कभी, वी विल डिलीवर विद इन 24 आवर्स. तो उसके लिए हमें उनको कॉल नहीं करना पड़ता कि भाई डिलीवर करो.
गेटिंग माई पॉइंट. बट अदरवाइज हमेशा बायर जब तक पूछेगा नहीं या बायर जब तक अप्लाई नहीं कर, अप्लाई मतलब जब तक वो मांगेगा नहीं तब तक गुड्स डिलीवर नहीं होते. ठीक है, ये सिर्फ बुक्स में लिखा है, ऐसा नहीं होता. इन रियल लाइफ सेलर तुरंत डिलीवर कर देता है ताकि वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए. प्लेस ऑफ डिलीवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी प्लेस अग्री हुई है कॉन्ट्रैक्ट में उसी प्लेस पे होना चाहिए डिलीवरी का, बराबर ना? यस और नो? So whether it is for the buyer to take possession of goods or for seller to send them to the buyer is a question depending on each case in the contract, whether it is an express contract or an implied contract. बराबर. अब देखो ये सब तो पंचायत फालतू का है. मुझे एक बात बताओ, गुड्स जो भी सोल्ड किए वो डिलीवर कहां पर होने चाहिए? एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल. बराबर. जैसे तुम डीमार्ट में हो, डीमार्ट में से तुमने कुछ भी सामान लिया तो वो लोग ऑन द स्पॉट तुमको वहीं पर डिलीवरी कर देते हैं. यस और नो? एंड गुड्स अग्रीड टू बी सोल्ड. अग्रीड टू बी सोल्ड. मैं गया था विजय सेल्स में, उधर मैंने एक टीवी बुक करवाया. मैंने बोला टीवी मेरे घर पे भेज देना. तो डिलीवरी कब मानी जाएगी? जब वो टीवी मेरे घर पे क्या होएगा? डिलीवर होगा. आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस दे आर एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट टू सेल. और if the goods are not in existence, suppose goods existence में ही नहीं थे, so at the place at which they are manufactured or produced. Is this crystal clear everyone? Understood? चलो एक काम करो, सबसे पहले ना ये लिखना स्टार्ट करो तुम लोग. हेडिंग दे दो. हेडिंग देना परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. एक साथ सारे डिलीवरी समझाओगे? थोड़े थोड़े करके समझाओ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे. बोलो क्या करना है? नहीं ऐसे मत करो, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं. जितना हाईलाइट किया ना उतना ही लिखना. हेडिंग क्या दोगे? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. एटलीस्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट करके जाते हैं. फिर कल मैं ट्राई करूँगा कंपनीज में ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे बोलते हैं इतना बनाओगे.
हो गया था ना वो लिख के? ये लिखने का जरूरत नहीं है, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड पेमेंट एंड डिलीवरी हमको पता है कॉन्करेंट कंडीशंस है। ये हो गया यहाँ तक? Yes. अभी हेडिंग दे दो, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। पहला पॉइंट लिखो, डिलीवरी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। पहले ये 3 पॉइंट लिख दो, जितना हाईलाइट किया उतना लिखना। प्लेस ऑफ डिलीवरी में पॉइंट नंबर 1 में लिखना, गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल।
ठीक है, उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स भी लिख दो। Done with this? चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब तक अपन ने देखा है 4 रूल्स देख लिए ना। सबसे पहला रूल क्या देखा, डिलीवरी होना चाहिए। फिर इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी मतलब क्या, जो भी रिमेनिंग है वो तो अनडिलीवर्ड ही होता है ना। फिर बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, मतलब देखो अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो बात अलग होती है कि सेलर सामने से डिलीवरी कर देगा, बट अदरवाइज हमेशा कौन करेगा, बायर डिलीवरी के लिए एप्लीकेशन देगा और फिर जाके सेलर डिलीवर करेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी वाले अपन ने चीजें पढ़ ली। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ डिलीवरी। मुझे एक बात बताओ, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है दैट सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, तो सेलर कभी भी रीजनेबल टाइम में भेज सकता है ना। बट अगर स्पेसिफिकली बोला, जैसे पता है तुम अमेजोन पे बोलते हो डिलीवरी शुड बी बिटवीन 6 PM टू 10 PM ओनली, तो लोग दोपहर को भेजेंगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग इट। फिर क्या बोला, गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, जहां थर्ड पार्टी के पास गुड्स होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड ऑन हिज बिहाफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज दिस क्लियर। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था, थर्ड पार्टी के पास घर है, मतलब लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हर्ष का जो घर है ना, ठीक है, वो मेरे पास है, मैं उधर रेंट पे रह रहा हूँ, या तो मेरे पास उसका घर प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। अब हर्ष ने क्या कर दिया, वो घर बेच दिया सोहम को, तो डिलीवरी तब तक नहीं होगी सोहम के पास जब तक मैं उसको बता नहीं देता हूँ कि नहीं मेरे पास हर्ष का घर है, मैं आपको चाबी आके दे देता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, ध्यान से सुनना। डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस इट इज मेड एट अ रीजनेबल आर। अब रीजनेबल आर मतलब कुछ भी हो सकता है। रीजनेबल आर कुछ लोगों के लिए शाम को 6 से 10 भी हो सकता है, या तो सुबह 8 से 12 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली क्या होता है, कौन इसको बेयर करता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी को, सेलर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा कौन बेयर करता है, सेलर। So the expenses of an incidental to putting the goods in a deliverable state must be borne by the seller in absence of a contract to the contract. अरे Amazon वाला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम उसको देते हैं। अब सिंपल सा एक एग्जांपल दो रहे, तुम लोग ने विजय सेल से कुछ भी खरीदा, जैसे मैंने टीवी खरीदा तो टेम्पो का चार्जेस, वो लोग जो मेरे घर पे टीवी चढ़ाएंगे, वो सब का मैं क्यों पैसा भरूं, यस और नो, वो तो बेयर करेगा विजय सेल्स। गेटिंग माई पॉइंट। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अब सुनो ध्यान से, अगर कभी भी कोई भी रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो जाती है तो क्या होता है, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उससे लेस क्वांटिटी डिलीवर हो गया, तो बायर के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो उसको पार्ट डिलीवरी मान ले, या तो उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। इज दिस क्लियर एवरीवन।
अंडरस्टूड. बट सपोज अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट. अंडरस्टूड गाइस. सपोज कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जितना उसने क्वांटिटी मंगाया था उससे ज्यादा डिलीवर हो गया, और अगर बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या कर सकता है, जितना उसने क्वांटिटी मंगाया था उतना तो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी का रिजेक्ट कर सकता है. बट सपोज अगर उसने पूरा का पूरा ही पार्सल एक्सेप्ट कर लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी का पैसा देना पड़ेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? वेयर सेलर डिलीवर्स टू बाय द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल मिक्स्ड with the goods of different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest. मतलब देखो मिक्स गुड्स हो गया तो जो उसके गुड्स थे वो उसने ले लिए, बाकी के रिजेक्ट कर दे, या तो पूरा का पूरा वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है. इज दिस क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी. मतलब एक साथ डिलीवरी नहीं होगी. कैसे कैसे होगी, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होगी. तो यहां पर क्या बोला है, unless otherwise agreed, the buyer is not bound to accept the delivery in installment. Okay, the rights and liabilities in case of delivery by installment and payment thereon may be determined by the parties of contract. बराबर. जैसे हर्ष को मैंने क्या किया, जिस दिन वो मेरे दुकान पे आया था उस दिन मैंने उसको 10 बॉटल दे दी, फिर मैंने उसको बोला 10 दिन के बाद मैं आपको और 10 बॉटल दूंगा. अब वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना कि मैं उसको धीरे धीरे करके सामान भिजवाऊंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कोई भी बायर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा. वो पूरा का पूरा एक साथ ही डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा. डिलीवरी टू कैरियर. डिलीवरी टू कैरियर मतलब क्या, जैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने ना यूएस से कुछ सामान मंगाया. सपोज मैंने यूएस से लुई विटॉन और गुची के कपड़े मंगाए, ठीक है. अब द मोमेंट उन लोग ने वहां पर शिप में वो गुड्स चढ़ा दिए, कहने से वो ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड मान लिया जाएगा. So, subject to the terms of contract, the delivery of goods to the carrier for transmission to the buyer is prima facie deemed to be delivered to the buyer. Are you getting my point? Is this clear? Deterioration during transit. Transit मतलब क्या? अब देखो सपोज मैं कुछ केमिकल्स मंगवा रहा हूँ तो वो केमिकल्स थोड़े बहुत डिटीरियोरेट हो गए. डिटीरियोरेट मतलब सपोज अगर कोई बोलते हैं ना कौन सा सब्सटेंस रहता है जो एक्सपोजर से कम हो जाता है, जैसे पेट्रोल को खुला रख दिया तो इवेपोरेट हो जाता है ना, उनको क्या बोलते हैं, सब्लिमेटरी सब्सटेंस. कैसे होते हैं, सब्लिमेटरी सब्सटेंस. जैसे पेट्रोल का अगर ढक्कन खुला रख दिया तो पेट्रोल उड़ जाएगा ना, सब्लिमेट हो जाएगा. ऐसा ही होता है ना कुछ, ठीक है. सो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, द लायबिलिटी फॉर डिटीरियोरेशन नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर. सपोज मैंने फॉरेन से कुछ केमिकल्स मंगाए, ठीक है. जब वो शिप में सामान चढ़ा तब वो पूरा कंटेनर भरा हुआ था. अरे सिंपल तुमको एक बात बताऊं, तुम लोग घर पे पानी नहीं रहता है तो पानी का टैंकर मंगाते हो ना. अब जैसे मेरे घर पे पानी नहीं था तो मैंने 500 लीटर का टैंकर मंगाया. अब उधर से निकला तभी 500 लीटर था, रास्ते में वो खड्डे वगैरह आते तो पानी गिरता गया, मेरे घर पे आते आते 450 लीटर हो गया. तो मैं वो उसको 450 लीटर का पैसा दूंगा या 500 लीटर का पैसा दूंगा? 500 लीटर का. जो 50 लीटर है वो मेरा लॉस हुआ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स. अरे जब भी कोई भी बायर डिलीवरी लेता है तो उससे पहले वो गुड्स को चेक करेगा, क्या वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है, सीधी बात, क्या वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, क्या वो सैंपल के हिसाब से. अगर सही लगेगे तो ही वो डिलीवरी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. अदरवाइज ही हैज द राइट टू कैंसिल द डिलीवरी और रिजेक्ट द डिलीवरी एज वेल. सो वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड देम, he is entitled to a reasonable opportunity of examining them in order to ascertain whether they are in conformity with the contract. Is this clear everyone? Understood? चलो इतना करो. पहले पॉइंट नंबर 5 से लिखो टाइम ऑफ डिलीवरी. जितना जितना हाईलाइट किया उतना लिखते जाओ.
डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ. डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी. तुम लोग नहीं पहुंचे वहां पर? हो गया, लिख के हो गया. कुछ लिखा तुम लोगों ने? क्या लिखा? अरे रुको ना, तुमको किसने बोला रुको? मैंने इसलिए बोला एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी तक ही लिखो. ठीक है, क्या लिखा है एक बार जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे लिखो, नीचे वो कट कर डालो. डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, उसके अंदर पॉइंट नंबर ए लिखो. लेस डिलीवरी, लेस डिलीवरी डैश करके लिखना. बायर कैन रिजेक्ट, अरे उसके उधर ही लिखना है भाई, बाजू में लेस डिलीवरी. बायर कैन रिजेक्ट बट इफ ही एक्सेप्ट्स, but if he accepts then he shall pay. पॉइंट नंबर बी लिखना. ओवर डिलीवरी, ओवर डिलीवरी, मोर डिलीवरी भी बोल सकते हैं. मतलब क्या, जब उसने ज्यादा गुड्स डिलीवर कर दी देन दी एक्चुअल. तो डैश करके लिखो. Buyer may accept goods in the contract and reject the rest. Buyer may accept the goods in the contract and reject the rest है, reject the rest. ठीक है, full stop. If he accepts the whole, if he accepts the whole goods then he shall pay. हाँ, he shall pay. थर्ड पॉइंट लिखो. If seller sells mixed goods with buyer's goods, if seller sells mixed goods with buyer's goods, डैश करके लिखना. Buyer may accept goods in contract and reject the rest. ठीक है, अभी 10th 11th और 12th लिखो. पहले जितना हाईलाइट किया उतना ही लिखना.
चलो ये लास्ट पॉइंट लिखो, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स. ये हो गया लिख के डन. तो इसके साथ अपना क्या खत्म होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें अपन ने रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी पढ़ लिया. सबसे पहले अपन ने क्या देखा, डिलीवरी. उसके बाद पार्ट डिलीवरी, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, इसका मैंने तुम लोग को लिखवा दिया. एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बेयर करता है, सेलर. डिलीवरी गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी तो कब डिलीवर माने जाएंगे, जब थर्ड पार्टी बायर को इन्फॉर्म करता है. डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंगर, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द बायर. डिटीरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बायर इज रिस्पॉन्सिबल. एंड बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स. इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलो नेक्स्ट. लास्ट के थोड़े बहुत कुछ सेक्शन बाकी. क्या बोला है, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. मतलब क्या होता है, देखो, एक्सेप्टेंस इज डीम टू टेक प्लेस व्हेन द बायर, मतलब बायर ने एक्सेप्ट कब कर लिया, सबसे पहले ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स. बराबर, वो सेलर को फोन करके बोल देगा हाँ मैंने गुड्स ले लिए. या तो डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर. बराबर, या तो फिर रिटेन्स द गुड आफ्टर अ लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम. ये कहां पर होता है, सेल और रिटर्न में होता है ना. विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड दैम. तो ये तीनों केस में उसने क्या कर लिया, गुड्स को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया है. पानी पी ले थोड़ा सा. क्या हो रहा है तुझे, तबीयत ठीक नहीं है? तो क्या बताया मैंने अभी, एक्सेप्टेंस के रूल्स है. सबसे पहले तो जब बायर सेलर को इंटीमेट कर देता है कि मुझे गुड्स मिल गए, तो इज एक्सेप्टेड द गुड्स. या तो कुछ ऐसा काम करता है जिससे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर टू बायर, या तो फिर जब टाइम लैप्स हो जाता है सेल और रिटर्न में. समझ में आया? नेक्स्ट, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स. ये मुझे एक बात बताओ, सपोज बायर ने कोई गुड्स रिजेक्ट कर लिए फॉर एनी रीजन, ठीक है, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वापस रिटर्न करने चाहे, डिलीवर करने चाहे? नहीं. अनलेस अदरवाइज अग्रीड, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, हैविंग द राइट टू डू सो, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them. At least उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई मुझे गुड्स नहीं चाहिए, बट क्या उसको डिलीवर करने की जरूरत है क्या? नहीं. लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब बायर की क्या लायबिलिटी होगी अगर वो डिलीवरी को निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है. तो जहां पर सेलर रेडी है डिलीवर करने को गुड्स को एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी, और तभी बायर क्या करता है, रीजनेबल टाइम में वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सेलर का जो कुछ भी नुकसान रहेगा उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बायर करेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ द सेलर वेयर द निग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट्स टू रेपुडिएशन ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, रेप्यूडिएट हो जाता है या कैंसल हो जाता है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? चलो सबसे पहले ये सेक्शन लिखो, सेक्शन नंबर 42, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जितना हाईलाइट किया, और ये लास्ट पॉइंट में ना सेक्शन 44 में जो मैंने लिखा है उतना ही लिखना। मुझे बुक पे need break or should I continue? Break चाहिए? ब्रेक चाहिए ना? Okay.
सो इसके साथ तुम्हारा यूनिट नंबर 3 भी होता है ख़त्म. लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 4. ओके गाइस.